जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा वनस्पति विज्ञान जीएस का जो पोर्शन था सामान्य अध्ययन का, उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया था। पहले पार्ट में हमने बताया था जनरली रूट और स्टेम के बारे में, मतलब कि जड़ और तना के बारे में। इस वाले चैप्टर में हम बात करने वाले हैं पत्ती के बारे में। तो पत्ती और फूल के बारे में आपको सुनने में तो लग रहा होगा कि सर पत्ती की बात करेंगे, इसका मतलब कोई खास बात क्या है भाई। पत्ती आपने देखा है, एक लाइन आप जानते भी होंगे कि पत्तियों में जो है क्लोरोफिल के कारण जो है इसका हरा रंग होता है और फोटोसिंथेसिस से ये भोजन बनाता है। लेकिन कहानी बहुत दूर की है, बहुत लंबी है कहानी पत्तियों के बारे में, और ये जीके जीएस का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो रूबरू हो जाए कि ये पूरी कहानी क्या है पत्तियों की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, और बीच बीच में वैल्यू एडिशन करते जाएंगे। चलिए, तो पहला जो है ये है पत्ती। कह रहे हैं कि पौधों का वह भाग जो हरा पार्श्व भाग, पौधों का वह हरा पार्श्व भाग जो जो भोजन का निर्माण करता है। तो पहली जो घटना हो गई मेकिंग ऑफ फूड, भोजन का निर्माण करता है। पौधों का वह भाग जो भोजन का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है? हरा भाग, मतलब ठीक है। पौधों का वह हरा भाग जो भोजन का निर्माण करता है वो पत्ती कहलाता है। यह प्रकाश संश्लेषण, दूसरा क्वेश्चन हो गया कि किस क्रिया के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। 2 पॉइंट हो गया। इसके बाद है कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। तो एक छिद्र है, मान लीजिए पत्ती है कोई, तो उसमें स्टोमेटा है, और ये गार्ड सेल है और ये स्टोमेटा है। इन रंध्रों से होकर के ये स्टोमाटा है, ये गार्ड सेल्स है, यहाँ से होकर के गैसेस का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपने सुने कि भाई अगला क्वेश्चन क्या हो गया कि स्टोमेटा क्या है और इन रंध्रों से क्या होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा कि रंध्र है स्टोमेटा, इनका काम जो है गैसों का विनिमय करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जल का भी थोड़ी मात्रा में यहाँ से विनिमय होता है। पत्ती के बारे में बात करेंगे तो पत्तियाँ 2 तरह की होती हैं। पहला सरल पत्ती यानी इसे सिंपल लीफ कहते हैं। सिंपल लीफ में क्या होता है भाई कि इसमें एक बिना कटा छटा, जिसका फलक बड़ा हो और कटाव ना हो। ठीक है, इसका फलक लंबा दिख रहा है और इसमें कोई कटाव नहीं है, जैसे कि आम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, इसे बोलते हैं सिंपल लीफ। दूसरा है संयुक्त लीफ यानी कंपाउंड लीफ। इसमें लिखा है कि इसका फलक में कटाव छटाव अलग अलग जगह पे होता है, और ये कटाव छटाव इस तरह से होता है कि सिराओं तक ये पहुंच जाता है। ये देखिए कटाव छटाव है, और इसका उदाहरण है क्या है? नीम है। तो नीम इसका उदाहरण है कि इसमें कटाव छटाव होता है, और ये कटाव छटाव इतना होता है कि ये सिराओं तक पहुंच जाता है। तो ये कौन सी लीफ हो गई भाई? ये हो गई आपकी संयुक्त पत्ती यानी कंपाउंड लीफ। अब सिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों का विभाजन, सिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। टू टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन शिला विन्यास। पहला है जालिकावत पत्ती यानी रेटिकुलेट लीफ, इसमें जाली जैसा बन जाता है। अगर आपने आम अमरूद देखा होगा तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें कैसा हो जाता है, ये जाली जैसी रचना हो जाती है। ये तो मान लीजिए मेन वेन है इसकी। तो अगर आपने आम अमरूद देखा होगा तो इसमें जाली जैसी रचनाएं हो जाती है, और ये रचनाएं बहुत ही पतली पतली, लगता है किसी ने महीन जालियां बुन दी हैं। इस तरह से जाली आपको आम अमरूद आदि में दिखाई देगा। तो इसे आप क्या बोलते हो बच्चों? इसे आप बोलते हो जालिकावत विन्यास यानी रेटिकुलेट वेनेशन। ये वेनेशन को विन्यास बोलते हैं। उदाहरण हो गया आम, जामुन, बरगद और पीपल। तो ये जालिकावत विन्यास हो गया। दूसरा जो टाइप का जो विन्यास है वो क्या है बच्चों? वो है समानांतर विन्यास यानी पैरेलल लीफ वेनेशन। और इसमें क्या होता है, आपने जब धान देखा होगा तो धान गेहूं के जो पत्तियां होती हैं वो लंबाई तक बिना किसी जाली के ये ऐसे ही चली जाती हैं। ये वो पत्तियां हैं जो मोनोकॉट की भी पत्तियां होती हैं। तो याद रखिएगा
तो ये इस तरह की पत्तियां होती हैं धान, गेहूं, केला का। इसमें कोई जाली जैसा नहीं बना रहता है, तो ये समानांतर पत्ती विन्यास होगी। पत्तियों के रूपांतरण पे बात करेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीफ, तो ये 3-4 तरह की होती हैं। पत्तियां जो होती हैं मेन, तो इनका कारण कुदरत ने बनाया है क्या करना, फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना, जिससे पौधे और बाकी दूसरे जीव जंतु भी अपना क्या करें, अपना पालन पोषण करें। लेकिन पत्तियां जो है एक जगह तो एक जैसे पूरी जलवायु तो होती नहीं है, ये जलवायु जगह जगह के हिसाब से बदलती रहती है। तो मान लीजिए कोई समशीतोष्ण जलवायु है, वहाँ पे अलग हो जाएगा। उष्ण कटिबंधी बीच वाली जलवायु है, तो वहाँ पे पौधों का जो अपने हिसाब से एडोप्टेशन है वो अलग हो जाएगा। और अगर माउंटेन या हिली एरिया पे जाएंगे तो वहाँ पे पौधों का क्या हो जाएगा, वहाँ पे एडोप्टेशन अलग हो जाएगा। तो इसी एडोप्टेशन के आधार पर पत्तियाँ, जड़, तना, फल, फूल सब बदल जाते हैं। अगर आपने ज़मीन पर देखा होगा तो उसमें आम, अमरूद, ठीक है, आम, अमरूद, पीपल, बरगद, महुआ, नीम, ये सब ज़मीन के आधार पे होते हैं। ये एवरग्रीन टाइप के होते हैं, और मतलब ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट है। उसके ऊंचाई पे जाएंगे थोड़ा सा माउंटेन पे, तो अलग तरह के पौधे, पत्तियां और फूल और फल मिलेंगे। जब आप जाएंगे मरुस्थल में तो वहाँ पे अलग तरह के फल, फूल, पत्ते और वो मिलेंगे, फूल मिलेंगे। तो इसी हिसाब से जो पत्तियाँ सामान्य जगहों में पाई जाती हैं वो तो आप जानते हैं। लेकिन जो पौधे या जो वृक्ष मान लीजिए डेजर्ट इलाके में, यानी मरुस्थल में, यानी एरिड इलाके में पाए जाते हैं, उन पेड़ों की, उन फलों की पत्तियां आप देखोगे उन पौधों की बदली रहती हैं, उनके फूल भी बदले रहते हैं, उनकी जड़ें भी बदली रहती हैं। ये इनका अडॉप्टेशन है, लोकल अडॉप्टेशन। तो ठीक है, तो आपने देख लिया समानांतर पत्ती में धान, गेहूं, केला आपने देख लिया। फिर मैंने कहा पत्तियों का रूपांतरण, पत्तियां कई बार कांटों का रूप ले लेती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्तियां कहाँ पर कांटे का रूप लेती हैं, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बालू या मरुस्थल होता है, वहाँ पे पत्तियां कन्वर्ट होकर के किसका रूप ले लेती हैं बच्चों, कांटे का रूप ले लेती हैं। अब ये पत्ती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कांटे में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो पत्तियां कांटे में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसका मेन काम होता है टू रिड्यूस इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करना इसका मेन काम है, ताकि पानी का नुकसान कम से कम हो और ये पौधा अपने को बचा ले। दूसरा है सहारा देने वाली पत्तियां, इसे टेंडिल कहते हैं, प्रतान या ट्रेंडिल कहते हैं। यहाँ पे मैंने टेंडिल लिखा हुआ है, तो इसे आप प्रतान या ट्रेंडिल कहते हैं। और ये सहारा देने वाली हो, जैसे मटर का आपने कभी देखा होगा ना पौधा, तो मटर के पौधे में ऐसे स्प्रिंग जैसी संरचनाएं होती हैं, स्प्रिंग जैसी संरचनाएं होती हैं मटर के पौधे में। और इस संरचना में क्या होगा आपका कि ऐसी पत्तियों का ये कन्वर्जन है। ये जो ऐसी संरचनाएं हैं ना स्प्रिंग जैसी, ये स्प्रिंग कुछ और नहीं है, क्या है, पत्तियां हैं, ठीक है, ये स्प्रिंग पत्तियां। तीसरा है घटपड़ी यानी पीचर प्लांट। ये क्या होता है कि जहाँ पर उन जगहों पर जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस कमी को ये क्या करते हैं, ये पौधे किससे पूरा करते हैं, कीटों से पूरा करते हैं, कीटों को खा कर पूरा करते हैं। फिर से सुनिएगा, जहाँ पर ये नाइट्रोजन की कमी होती है जिन इलाकों में, वहाँ पर ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा करते हैं, कीटों को खा कर कहते हैं, इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। इनकी पूरी पत्तियाँ, ये घटपर्णी है, यानी ये पत्ती जो है ये किसके रूप में कन्वर्ट हो गई है, घट के रूप में, यानी घड़ा के रूप में परिवर्तित हो गई। अगर यहाँ मान लीजिए कोई मान लीजिए कीड़ा उड़ता हुआ आया और फिर मान लीजिए यहाँ बैठा, तो जैसे ही वो चूसने की कोशिश करेगा तो इसमें जो चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है, इस पदार्थ के कांटेक्ट में आते ही ये फिसल करके और कहाँ गिर जाएगा, नीचे चला जाएगा। और जैसे ये पौधा ये नीचे आया, इसमें पाया जाने वाला एक विशेष तरह का द्रव होता है, ये द्रव है, और इस द्रव में ये डाइजेस्ट हो जाता है। और इस तरह से पौधे अपना नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो फिर से सुनिएगा, घटपड़ी पौधे यानी पीचर प्लांट वो प्लांट हैं जो घड़े का रूप ले लेते हैं। उनका अडॉप्टेशन क्यों हुआ है, क्योंकि भाई वहाँ पे जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन कम मात्रा में, अब नाइट्रोजन कम मात्रा में है तो इन्हें कौन नाइट्रोजन देने वाला है जंगल में। तो भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा कि भाई, ऊपर वाले ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम्हें मैं ऐसी व्यवस्था देता हूँ कि तुम जो है कीड़ों को खा करके अपना नाइट्रोजन की कमी पूरा करो, ताकि तुम जिंदा रहो, क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा है। तो इन्होंने इनके शरीर को घड़े के रूप में बदल दिया, और उस घड़े में थोड़ा सुंदर होता है इनका रंग,
तो इससे कीट आदि आकर्षित होकर के उस पर बैठते हैं, और जैसे ही बैठते हैं तो इनके ऊपर का ढक्कन ऐसे गिर जाता है फ्लॉपी, और वो अंदर जाते हैं, अंदर की दीवार चिपचिपी होती है तो उसमें क्या करते हैं वो स्लिप करके नीचे चले जाते हैं और वही के डाइजेस्टिव जूस में पच जाते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन की कमी पूरे करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा पत्तियों के जो सामान्य प्रकार हैं। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसा है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। अब आप आ जाओ पुष्प में। तो पुष्पों की बात करते हैं तो फ्लावर आपने देखा होगा, ठीक है। फूलों के ऊपर बड़े गाने बने हैं, पता नहीं फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा हार्ट है, पता नहीं ये गाना है। एक गाना और होगा, फूलों सा चेहरा तेरा, पता नहीं, ठीक है। तो फूल सी बच्ची, न जाने कितने उपमाएं हैं। तो फूलों की बात कर लें, ये फूल वो फूल बनाने वाला फूल नहीं है जो लोग फूल बनाते हैं, ये रियल वाला फूल है, इसे फ्लावर कहते हैं। बायोलॉजिकली ये फ्लावर, इसको आपको जानना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इस फ्लावर से क्वेश्चन आते हैं। तो बिना देर किए समझिए फूल कैसा। जब आपने कभी भी आपने गुड़हल कहीं कोई फूल चढ़ाया होगा तो अपने फाड़ा होगा या फट गया होगा, तो आपने देखा होगा कि गुड़हल को अगर फाड़ दे तो ऐसे बीच से संरचना दिखाई देती है। अब नीचे गुड़हल, अगर कोई भी फूल है उसको आप काटेंगे तो ऐसे दिखाई, नीचे वाला जो इसका जो नीचे वाला बेस है इसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे रिसेप्टिकल बोलते हैं। और रिसेप्टिकल जो है ये नीचे वाला बेस है। इसके बाद क्या ऊपर आएगा, सेपल आएगा। सेपल, सेपल को बोलते हैं क्या, बाह्य, बाह्य दलपुंज बोलते हैं, इसे बाह्य दलपुंज बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। पेटल, ये जो पेटल है इसको बोलते हैं दलपुंज, इसको दलपुंज बोलते हैं, सेपल पेटल, ठीक है। और इसके बाद जो है ये जो पतला वाला निकला हुआ है इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट को फिलामेंट ही बोलिए। जो जिस नर पार्ट जो है पतले पतले धागे से निकले इन्हें फिलामेंट बोलते हैं। और उन नर पार्ट के ऊपर लगी वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, ठीक है। नर पार्ट के यानी नर जननांग के ऊपर लगे हुए चीज़ को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। अब क्या होगा कि, और ये तो हो गया नर की बनावट, और ये जो एक मोटी सी बीच में संरचना, ये मादा की बनावट है, इसे पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल में मादा का जो मादा फूल का जो बीच वाला पोर्शन है मादा है, और किनारे में नर है, मतलब कि दोनों एक साथ में नर मादा, ठीक है। इसके बाद इसका जो ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा के पीछे जो ये गर्दन जैसी लंबी संरचना है इसे स्टाइल बोलते हैं, और बीच में जो फूला हुआ भाग है इसे ओवरी या अंडाशय बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये है एंड्रोसियम, बॉटनी वाले जानते होंगे एंड्रोसियम है। पौधों का जनन अंग पुष्प है, ये पूछता है कई बार कि पौधों का जनन अंग कौन सा है, तो ये फूल है, और इसी से ये अपनी की इनकी सेक्सुअल जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। और इसमें दो भाग में बांटे हैं, एक नर जननांग की बात करेंगे तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें है आपका नर की बात करेंगे तो इसमें आपका है पौधों का जन्म पहला पुंगंग है, इसे एंड्रोशियम कहते हैं। ये एक या अधिक पुंकेसर पाए जाते हैं, इसमें एक या अधिक क्या पाए जाते हैं, पुंकेसर पाए जाते हैं। और ये जो पुंकेसर है उसमें पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं, परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ऐसे दाने दाने जैसी रचना होती है। इसमें क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। ये नर जैसे कि स्पर्म होता है जंतुओं में, नर जंतुओं में, वैसे इनमें क्या पाया जाता है, पुंकेसर यानी परागकण पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जायांग जो है, जायांग इस वाली बात को कहते हैं। तो इसमें अंडाशय पाया जाता है, ओवरी पाया जाता है, स्टाइल यानी वर्तिका पाई जाती है, और ये वर्तिकाग्र, इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो हिंदी वाले भी समझते चलेंगे, और ये दोनों बच्चों के लिए है जो हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम के हैं। तो इसे बोलते हैं जायांग। जायांग बोले तो गायनोसियम, ये पूरा का पूरा जो मादा जो पूरा सेक्स ऑर्गन ही पूरा जननांग कहलाता है। इसमें अंडाशय पाया जाता है सबसे नीचे, उसके ऊपर वर्तिका पाई जाती है, गर्दन यानी स्टाइल क्या है, वर्तिका है, और वर्तिका के आगे वाला वर्तिकाग्र है, तो ये वर्तिका हो गया। और इसके नीचे जो है लास्ट वाला क्या है, ये स्टिग्मा है यानी वर्तिकाग्र है। तो आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। एक एंडोसियम हो गया, दूसरा गायनोसियम, मतलब कि ये मेल पार्ट हो गया, एंडोसियम मेल पार्ट हो गया, और गायनोसियम क्या हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया। तो मेल और फीमेल पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं परागण यानी पॉलिनेशन। ये जो परागण होता है ये बेसिकली
परागण क्या है? परागकोश के अंडक वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। अब देखिए, ये जो परागकण निकले हैं यहाँ से आएंगे और इस माध्यम से, इस पाइप से यानी वर्तिका से होते हुए नीचे बढ़ेंगे, और नीचे बढ़ने के बाद ये यहीं पर घूमने के बाद यहाँ से बाएं आते हैं, और आने के बाद इसमें जाकर के अंडाशय से यानी कि मादा जननांग से यानी अंडा से फ्यूज़ कर जाते हैं। और यही अंडा जब फ्यूज़ हो जाता है बच्चों, तो ये बन जाता है भ्रूण बन जाएगा, और यही भ्रूण जो है वो क्या होता है? फ्रूट होता है। तो निषेचन की जो क्रिया है वो वही है कि भाई सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ये जो एंड्रोसियम यानी नर जननांग पे पाए जाने वाले जो परागकण हैं, ये परागकण जो हैं ये क्या करते हैं? परागकण जो है ये क्या करते हैं? सबसे पहले जाएंगे उड़ करके इस पे बैठ जाएंगे। वो किसी भी माध्यम से जा सकते हैं, कीट से जा सकते हैं, हवा से जा सकते हैं, पानी से जा सकते हैं। जा करके इस पे बैठेंगे, ज़्यादा कीटों का महत्व है। और उसके बाद एक पाइप बन जाती है, इसे बोलते हैं, ये एक ट्यूब बन जाएगी यहाँ पे, और इसी ट्यूब के माध्यम से ये नीचे उतर जाएंगे और जा करके अंत में इसके अंडा को फ्यूज़ कर देते हैं। इसे बोलते हैं निषेचन क्रिया। ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है। जब किसी फूल के गायनोसियम पर एंड्रोसियम का यानी एंड्रोसियम को क्या बोलते हैं? पुमंग का, एंड्रोसियम का निकला हुआ जब पॉलन ग्रेन जाता है तो उसके बाद उसके वर्तिकाग्र पर बैठता है, वर्तिकाग्र से वर्तिका में आएगा, वर्तिकाग्र से वर्तिका में आएगा, और वर्तिका से आने के बाद जो नीचे सबसे जो क्या बना हुआ है, सबसे नीचे जो आपका हाँ जो अंडा है यानी जो अंडाशय है, अंडाशय में जाएगा, और जो ऊपर का पॉलन ग्रेन है वो जाकर के अंडाशय में फ्यूज़ कर देगा। जैसे कि स्पर्म जाकर के अंडा से फ्यूज़ करता है, जाइगोट बनाता है, यहाँ भी जाइगोट बनेगा, और उसी के भ्रूण और भ्रूणपोष को जो है फल को संयुक्त रूप में समझ सकते हैं। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया से बनने वाला फल है। लेकिन जब कभी भी एक चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि आवृत्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म में लिखा हुआ है कि आवृत्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म में क्या होता है बच्चों? एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूज़न होता है, जबकि अन्य में डबल फ्यूज़न होता है। एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन होता है, जबकि उनमें क्या होता है? डबल फ्यूजन होता है। ठीक है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? ये कई बार पूछता है, ये आईएमपी है, मैंने यहाँ पे वो लगा दिया है। कह रहा है कि अनिषेक फलन क्या होता है? कहते हैं कि जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल बन जाए, जब बिना फर्टिलाइजेशन के मतलब बिना नर मादा के मिले अंडाशय से फल बन जाए, इस घटना को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसका उदाहरण है केला, अंगूर, गन्ना। ठीक है, केला, अंगूर, गन्ना, ये किसका नतीजा है? अनिषेक फलन का नतीजा है, जिसे आप पार्थेनोकार्पी कहते हैं। कार्पस मतलब फ्रूट हो गया। तो ये तो वो तरीका हो गया। इसी तरह से एक सवाल पूछता है कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? तो कहते हैं जब बिना सेक्स के अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो जेनेसिस और कार्पी में अंतर समझिएगा, कार्पी फ्रूट के लिए और जेनेसिस जो है जीवों के लिए है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया केला, पपीता, अंगूर आदि। तो ये समस्त वीडियोस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो पूरा वीडियो बनाया गया है आपकी सुविधा के लिए, एक एक कंटेंट को छाट के लिखा गया है ताकि आपको अलग से कुछ देखना तक ना हो। ये चैप्टर पढ़िए और आपका जो है लीफ वाला जो सेगमेंट है, जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाए। इसके पहले हमने तना और जड़ें पढ़ाई थी। फ्रूट्स का एक पोर्शन रह गया है, 10-15 मिनट का वीडियो है। अगले जो है वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, इसे जा कर के देखिएगा। एक बात और, अगर इस तरह की वीडियो, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपकी समझ के लेवल को बढ़ाता है, एग्ज़ाम में आपकी मदद करता है, तो एकदम बिंदास तरीके से निधड़क होकर के इसको शेयर करिएगा ताकि औरों का भी भला हो, क्योंकि वो भी एक कल्याण का रास्ता है। दूसरों का आप कल्याण कर सकते हैं और मेरा भी कल्याण होगा थोड़ा बहुत। और इसे आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा? प्रोत्साहन होगा, यानी हमारे लिए एनकरेजमेंट होगा। तो सामान्य तरीके से, सिंपल एंड बेस्ट तरीके से आपको वीडियो देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही तैयारी जारी रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।